वास्तु के लिए गए थे अहमदाबाद। हमने उस घर के लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इस घर से कुछ दिनों के लिए दूर कर दीजिए, बड़ों को वो एनर्जी परेशान नहीं करेगी। और हमारे पास कॉल आता है कि मेरी बेटी ने बालकनी से कूद के सुसाइड कर लिया। आप किसी भी होटल में चले जाइए, एक कमरे जरूर ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं हॉन्टेड होते। क्यों? सुशांत सिंह राजपूत आई थिंक जिस फ्लैट में रहते थे, अभी वहाँ पर साउथ की, मैं एक अपार्टमेंट में गई, ऐसे ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया जो यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बोले मैम 2 बजे के बाद आप मेरे साथ नीचे बेसमेंट में चलो, यहाँ पे हमारी आंखों के सामने जिन लोगों ने सुसाइड किया था ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आत्माएं हैं। मैंने एक पॉडकास्ट किया था सुधा चंद्रन जी के साथ कि हम एक जगह पे शूट करने गए थे। मैं जिस कमरे में सो रही थी, अलमारी में मुझे ऐसा दिखा, मैंने अपनी मदर को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे ये एंटिटीज के अलग अलग भयंकर रूप होते हैं। तो ये वासी इमली के पेट पर करते हैं। वो अगर आपका दोस्त है तो फिर वो आपको सब कुछ देता है। घर की फीमेल्स को ज्यादा हर्ट करता है, ये घर के घर तबाह कर देती है। एक ऐसा परिवार। ये वास्तु और पैरानॉर्मल के बीच का अगर संबंध में जानना चाहूँ तो क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई। किसी घर के अंदर कोई 2024 जब लोगों ने ये कहा था, तब भी यही बोला था 2024 नहीं 2027 करेगा, आने तो दीजिए। क्या है 2027 में? तो जैसे तृष्णा जी, आपने अभी हमारी पॉडकास्ट से पहले आप ये बता रहे थे कि राजस्थान से आपका बहुत पुराना संबंध है। अपने छोटी काशी भी है जी। कैसे है ये छोटी काशी? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान रहस्यों से भरा एक राज्य है, जहाँ पर आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी, अनगिनत किस्से मिलेंगे। राजस्थान वो जगह है जहाँ पर आपको एक पूरा गांव श्रापित मिलेगा, जहाँ पर कोई नहीं रह पाता, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों का श्राप है। अच्छा। राजस्थान वो जगह है जहाँ पर भानगढ़ का किला सबसे ज्यादा रहस्यमयी और हॉन्टेड माना जाता है। जी। हमारे जयपुर के अंदर परियों का बाग, उनकी अपनी एक कहानी है। बहुत सारे ऐसे मोड़, बहुत सारे ऐसे चौराहे, बहुत सारे ऐसे मंदिर जिनके बारे में बस आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो जाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की, अगर हम बात करते हैं भरतपुर के बांके बिहारी की, जिन्हें कहा जाता है कि वही असली बांके बिहारी का रूप है, अगर हम बात करते हैं करौली की, अगर हम बात करते हैं कैला देवी की, अगर हम बात करते हैं राजस्थान के जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी की, जो मेरे भी आराध्य, मेरे भी गुरु हैं, अगर हम बात करते हैं काले हनुमान जी की, अगर हम बात करते हैं खोले के हनुमान जी की, हम बात करते हैं गढ़ गणेश की, जहां पर सिर्फ जाने मात्र से भक्तों की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। राख से बने पूरे गणेश जी की उस प्रतिमा को सिर्फ देखने मात्र से आपके पाप हर जाते हैं। अगर हम बात करें आपसे एक लिंग की, जो अपने आप में जीवन को हर पाप से मुक्त कर कर ईश्वर से जोड़ने वाला मंदिर है। बात करें नाथ द्वारा जी की, बात करें हम आपसे खाटू श्याम जी की, बात हम करें आपसे भैरव जी की, या बात करें हम आपसे हनुमान बाबा के किसी भी मंदिर की, तो आप जब राजस्थान की बात करते हैं तो बात आती है धर्म की, अध्यात्म की, बात आती है मंत्रों की, वेदों की, बात आती है पंडितों की, ब्राह्मणों की। तो बात आती है कि काशी के बाद अगर कोई धर्म, कर्म, वेद, पाठ सबसे ज्यादा संभाल पाया है तो वो राजस्थान है। बाप रे, मतलब मुझे तो लगता है एक पूरा पॉडकास्ट ही हो जाएगा राजस्थान की, इतनी सारी आपने बातें बता दी। रणथंभौर के अंदर एक गणेश जी का मंदिर है, ओके। और कहते हैं कि उन गणेश जी के रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है वहां पर गणपति बप्पा। हाँ। हमारे राजस्थान में आज भी बहुत सारे परिवार अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले वहां जाकर उन्हें निमंत्रण पत्र जरूर देते हैं। अच्छा। उनके मंदिर में जाने के लिए जिस रास्ते से, जिस सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, वहां पर अक्सर बाघ आ जाते हैं। वो पूरा जंगल में है। हनुमान जी और गणेश जी की असीम कृपा है हमारे राजस्थान में। रणथंभौर के गणेश जी की अगर हम बात करें तो वहां पर एक कुंड है,
कहते हैं उसके अंदर पारस पत्थर है, अच्छा, जिससे कोई भी धातु अगर छू जाए तो वो सोना बन जाती है। ऐसा है वहाँ पर? जी, ऐसा है वहाँ पर। एक छोटा-सा माता जी का मंदिर है, जो बहुत सारे भक्तगणों को पता भी नहीं है। और हुँ। आप ये देखिए कि वहाँ पर जब मनुष्य जाता है और अपनी अर्ज़ी लगाता है, अपनी प्रार्थना लगाता है, तो आरती के समय फूल गिरकर माँ ये बताती हैं कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार हो गई। अच्छा। एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ को भोग लगता है दारू का, और अगर माँ ने वो ग्रहण कर लिया, तो आपकी माँगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, और अगर माँ ने उसे ग्रहण नहीं किया, तो ये संदेश है, ये आपके लिए संकेत है कि आपको वो कार्य छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए लाभप्रद नहीं है। अच्छा, आपने जो भी बात बोली, मुझे लगता है कि भाव बहुत मायने रखता है कि आप किस भाव से आप कुछ भी दे रहे हो। सही जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि लिकर का देना, उनको देना। क्या भाव होना चाहिए एक एक पुजारी या फिर जो भी उनको दे रहा है, उनका भाव किस तरीके का होना चाहिए? ये कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे दौलतमंद बना दो और आप वो जाके वहाँ पे आप लिकर वहाँ प्रोवाइड करती हैं। तो वो भाव मेरे अंदर एक लालच का रहेगा ना कि मुझे लालच से चाहिए। ये कैसे मतलब वो भाव क्या होना चाहिए? मेरा मोस्टली सवाल यही है कि अगर हम कुछ भी मैं मन्नत मांगने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कार्य के पूर्ण होने की। अगर मैं ये अपने मन में सोच कर जाती हूँ कि मैं एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, जी। क्या माँ आपका आशीर्वाद है मैं सही कार्य कर रही हूँ? अच्छा। मेरा भाव है ये जानना कि क्या माँ मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो आपके हिसाब से सही है या गलत है। माँ हुँ, अगर अपना भोग ग्रहण करती हैं तो वो आशीर्वाद देकर ये बताती हैं कि हाँ तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए। हुँ, चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, माँ अपने आप अपने इस संदेश से बता देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, रास्ते पर चलते जाओ, हुँ। संभव कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ जाओ। अच्छा, तो लोग जाते हैं वहाँ पर? बहुत, बहुत मान्यता है उस जगह की। आप गए वहाँ पे? बिल्कुल गई हूँ वहाँ पे। आपने आपने दिया? आपने लेकर चढ़ाया? नहीं। आपने नहीं किया? ओके। आपने इश्किया गणेश जी के बारे में बताया। जी, ये क्या है? इश्क या गणेश। ये एक ऐसा मंदिर है राजस्थान का जहाँ पे प्रेमी जोड़ा जाता है और अच्छा। वहाँ जाकर अपनी मन्नत बोलता है और उन्हें प्रसाद चढ़ाता है और अपनी मनौती बोलकर आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रेमी वहाँ जाकर अगर ये कहते हैं कि हम अपने प्रेमी या प्रेमिका से ही विवाह करना चाहते हैं, हम उन्हीं के साथ जीवन भर एक दूसरे से बंधे रहना चाहते हैं, तो गणेश जी के आशीर्वाद से उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। जहाँ पे इतनी श्रद्धा की बात हो रही है, वहीं पे कहीं न कहीं आपने बोला कि हॉन्टेड भी है। भानगढ़ हो जाए या फिर एक ब्राह्मण के श्राप से पूरा गाँव ही चला गया। ये क्या है ये स्टोरीज़? ये राजस्थान की ऐसी कहानियां हैं जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। हुँ, क्योंकि देखिए राजस्थान की भूमि जो है ना वो बहुत शक्तिशाली भूमियों में एक मानी गई है। ओके। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर मीराबाई जैसी संत, मीराबाई जैसी भक्त हुई। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर हम ठाकुर जी की ही बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, तो उनके अनगिनत मंदिर हैं वहाँ जी, राजस्थान में। जी। और वृंदावन के बाद अगर आप किसी को कह सकते हैं कि छोटा वृंदावन, तो वो हमारा जयपुर है। अच्छा। जिस तरह कहते हैं कि वृंदावन में 7 ठाकुर जी जो हैं वो प्रमुख हैं, उसी तरह हमारे जयपुर के अंदर भी प्रमुख और सबसे पूजनीय देव बैठे हैं। तो हुँ, आप जब बात करते हैं चाहे वो हमारे गोविंद देव जी की हो, चाहे गोपीनाथ जी की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं न कहीं राजस्थान को इस नज़र से भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हॉन्टेड की बात तो ऐसी है कि प्रेत सरकार ही हमारे यहाँ बैठे हैं, अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा, ओके। और कभी गए हैं आप? नहीं, 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 मैं राजस्थान मुझे जाना है। बस एक ही बार गया था, 2016 में नेशनल्स खेलने गया था, अजमेर गया था। अजमेर शरीफ, पुष्कर मेला घूमा और हाँ, अब आपने पुष्कर मेले की बात कर दी तो अब मैं आपको पुष्कर के बारे में ही बताती हूँ। हुँ, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं है तो वो पुष्कर पुष्कर में है। मेला में पुष्कर में है।
जब आपको कहीं भी पितृ पक्ष से कोई भी आशीर्वाद प्राप्त ना हो रहा हो, जब आपके वंश के अंदर वंश दोष लगा हो, जब आपके घर में अनेकों पूजा कराने के बाद भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा हो, एक बार पुष्कर जाकर देखिए। हुँ। वो तो है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा था, मज़ा तो आया था। वहाँ पे एक वो भी है, दरगाह भी है, जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, वो भी बहुत फ़ेमस है, लोग हिंदू लोग भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। उसके बारे में आपको कुछ पता है? ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। मुझे ना एक्चुअली वो अभी मुझे वो 2-3 चीज़ें मुझे पूछनी है। एक तो आपने काले हनुमान जी के बारे में बताई, जी, ये क्या है कालू हनुमान जी? काले हनुमान जी हमारे जयपुर के अंदर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है काले हनुमान जी का। हुँ, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो नज़र के लिए आशीर्वाद देते हैं। किसी को नज़र ना लगे, हुँ, बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी नज़र पकड़ लेती है, बच्चे होते हैं जिनका मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हुँ, बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, बड़े भी होते हैं वो काम कर रहे हैं, हज़ारों लोगों से मिल रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी वाइब्रेशंस हमारी एक्सचेंज होती हैं। जी, हमारी चीज़ें आपस में बदलती हैं। आपने मुझे सुना, अब आपके दिमाग में वही-वही बातें चलेंगी। अब आपने अगर मैं अभी आपको यहाँ पर 1, 2, 4 यहाँ पर बैठ के हॉरर स्टोरीज़ सुना दूँ, तो आप कई दिनों तक उन्हीं हॉरर स्टोरीज़ में घूमते रहेंगे। अच्छा ऐसा होता है? अरे ये देखो मैंने भी रात को यहाँ पे खड़ा कुछ देखा। एक इमेजिनेशन अपने अंदर क्रिएट होने लगती है। जी, हमारे अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ हम सत्यता में होते हुए देखना चाहते हैं हुँ, या देख रहे होते हैं, हमारा अनुभव बदलना चाहते हैं। जी, तो उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, हम किसी के वाइब्रेशन से जुड़े या हम किसी ऐसी जगह से गुज़र गए, जहाँ से हमारा ऑरा कमज़ोर हो गया, हमारी पॉज़िटिविटी कमज़ोर होने लगी। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम बहुत गर्मी के अंदर अगर कुछ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम से लो होने लगती है जी, और उस समय हमें घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, हमारी एनर्जी लेवल ज़ीरो होने लगता है। बस इसी तरीके से जब हम किसी नेगेटिविटी के ज़ोन में आते हैं ना, तो वो हमारी पूरी एनर्जीज़ को इस तरीके से सक कर लेती है, खींच लेती हुँ, है। तो हमारी बॉडी जो है वो उस समय कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होती है तो फिर चीज़ें हावी होती हैं, उनके ऊपर नज़र दोष भी लगता है, तंत्र-मंत्र भी लगता है, कोई चौराहे से पड़ा हुआ कोई चीज़ आप लांघ गए, तो वो चीज़ का असर आपके साथ हो जाता है। अगर आप किसी गलत जगह पर से गुज़र गए तो वहाँ का साया आपके साथ आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से काले हनुमान जी का जो गंडा है, वहाँ पे एक विशेष धागा मिलता है, वो आपकी प्रोटेक्शन करता है। कैसा होता धागा वो? काले रंग का, काले रंग का धागा, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मोदी जी भी एक काला रंग का धागा पहनते हैं। क्या ये पता वो भी वहीं से मँगाते हों। हो सकता है, और लोग ये भी कहते हैं कि काला रंग का धागा शनि का धागा होता है, ऐसा भी है? हुँ। शनि का भी होता है और बाबा का भी होता है, हनुमान बाबा का भी होता है, माँ काली का भी होता है, अच्छा, 10 महाविद्याओं का भी होता है। अच्छा, हाँ, ओह! ओके, डिपेंड करता है ना। देखिए काला रंग कैसा है? काला रंग है टू प्रोटेक्ट। हुँ, जब हम काले रंग का कोई भी धागा हुँ, हाथ में या गले में पहनते हैं तो हम आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। हुँ, जब हम लाल रंग का धागा आपको पहना रहे होते हैं तो हम प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं और साथ ही साथ में हम आपको एक ऊर्जा प्रवाह भी दे रहे होते हैं। हुँ, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक गिलास पानी ले लीजिए, अब वो पानी पूरा भरा हुआ है, अब हुँ, उसके अंदर अगर मैं ऊपर से पानी डालूंगी तो क्या होगा, वो पानी झलकने लगेगा, जी, नीचे गिर जाएगा, बहेगा। जी, तो लाल रंग का धागा तब काम करता है जब आप अंदर से बिल्कुल खाली हैं, ओह! अच्छा, तो वो आपको ऊर्जा प्रवाह करेगा, तो वो आपको भरने का काम करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फिल हैं, तो उस जगह को आपको खाली तो करना पड़ेगा, वो नेगेटिविटी हटानी तो पड़ेगी। उस चीज़ में आपका काला धागा बहुत काम करता है। अच्छा, कोई दोनों धागा एक साथ पहन सकता है, हाँ, काला पहन सकते हैं ना, रक्षा सूत्र और काला धागा एक साथ पहना जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ, माँ दुर्गा का, माँ काली का धागा एक साथ पहना जा सकता है। ओह! जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं, उन्हें काला और लाल धागा एक साथ पहन लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, अभी ना आपने वो धागा की बात की, मेरे एक गेस्ट ने बोला था कि जो धागा हम बाँधते हैं, इसका जो एनर्जी का टाइम होता है वो 21 दिन होता है। 21 दिन के बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है, तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। ऐसा होता है? ऐसा है? या फिर मतलब एनर्जीज़ के बारे में मेरे को जानना था? देखिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है। जी। हो सकता है कि वो जितने मंत्र या जितनी जाप करके वो आपको वो धागा दे रहे हैं, उसमें वो 21 दिन के लिए ही आपसे बंधा हो। अच्छा। जो हम लोग नॉर्मल मंदिरों में अगर हमें पंडित जी बाँधते हैं, तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं जैसे मैंने ये धागा बाँधा था दिवाली के वक़्त रक्षा सूत्र। हाँ, हाँ। तो ये मेरे लिए भी काम कर रहा होगा?
देखिए, आपने अगर दिवाली पर ये पहना है तो लगभग आप ये लगा लीजिए होली भी जा चुकी जी, 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 7 महीने 8 महीने होने वाले हैं। है ना? तो फिर अब ये काम नहीं कर रहा होगा। हुँ, आपको फिर दिवाली के बाद जो आने वाला पहला नवरात्रा है, उस अच्छा, पर दूसरा धागा आपको पहन लेना चाहिए। अच्छा। मतलब कितना ड्यूरेशन नवरात्र ऐसे मतलब खत्म लगभग 3 साढ़े 3 महीने। 3 साढ़े 3 महीने के बाद चेंज कर लेना चाहिए। ओके। अभी आपने काल नज़र की बात की। मैंने चलो उस पे मैं आता हूँ, उससे पहले मुझे ये जानना था जैसे कि हमारे जैसे लोग जो इतने लोगों से बात करते हैं या फिर जिनका काम ही है लोगों से मिलना-जुलना, उनको कहीं न कहीं ड्रेन हो जाता है, उनको फिर क्या करना चाहिए? अगर उनके साथ अगर जैसे आपने बोला ना इतने लोग कि मैं थॉट्स ले रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ, तो हमें भी तो चार्ज अप होना चाहिए। तो बिल्कुल क्या होना करना चाहिए। चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप धर्म, अध्यात्म, तंत्र या फिर आप ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो आपकी शक्तियों को बढ़ाती भी हैं और आपकी शक्तियों के साथ कहीं न कहीं खेलती भी हैं। जी। तो आपको सबसे पहले तो खुद को इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए डेली मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। खुद हुँ, का संतुलन बहुत ज़रूरी है। खुद की एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। खुद की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक छोटी-सी सलाह दूँगी, अगर आप किसी के भी साथ में जब भी पॉडकास्ट करें, इवन मैं भी, आप पॉडकास्ट करें या आप जब भी किसी के साथ बात करें, तो आप अपने साथ ना 2 लौंग हमेशा लेकर बैठा करें। अच्छा, और जब आप वो कर लें, अपना काम पूरे दिन का जब आप कर लें, तो आप अपने सिर से 7 बार घुमा के उस लौंग को थोड़े से कपूर के साथ जला दें, अच्छा। हर दिन? हर दिन। अगर आप हर दिन करते हैं, तो हर दिन। हाँ, मतलब हर दिन तो मिलना होता ही है लोगों से। तो सुबह में लूँ, दिन भर करने के बाद रात में कपूर के साथ जला दूँ। बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा? देखिए, क्या होता है, मैंने फिर वही आपसे कहा ना, ये बातें ऐसी हैं, अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ। हुँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ भगवान की, मैं आपसे बात कर रही हूँ अध्यात्म की, लेकिन कहीं-कहीं मैं आपको फिर बीच में बातें भी कर रही हूँ भूत-पिशाच की। हुँ, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे रहस्य भी बता रही हूँ, मैं कुछ चीज़ों को छेड़ रही हूँ। क्या हुँ, पता वो चीज़ें छेड़ना ना चाहती हूँ? क्या पता वो चाहती ना हो कि मेरे बारे में बात करी जाए, हुँ। मेरा नाम भी लिया जाए, तो हम कहीं न कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, हर शक्ति की ना अपनी एक कहीं न कहीं कहानी होती है जी। और हर एंटिटी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी। आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगी। हुँ, आप उन्हें छेड़ेंगे तो फिर वो ऐसे छेड़ेंगी कि वो फिर आपको छोड़ेंगी नहीं। अच्छा। तो हमें नहीं पता, हम अनजान हैं, हम अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं मालूम है। अनजाने में कई बार हमसे ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं पसंद आ रही। अब कोई आपके सामने ये व्यक्ति बैठे हैं, अगर मैं इनसे कहती हूँ, अरे हम आपके बारे में बात करें, वो वहाँ से कहेंगे मेरे बारे में बात मत करो, हुँ, मुझे पसंद नहीं है, मेरे बारे में बात मत करो। हम कहा, अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत हो, हम तेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, हम उसको ये कह के छोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसी शक्ति के बारे में बात करो जिसे ना आप सुन रहे हो, ना जो आपके इर्द-गिर्द है। हुँ, अगर उसको वो चीज़ नहीं पसंद आई, तो वो आपके एनर्जीज़ को फिर कहीं न कहीं लेने का काम करती है। अच्छा। क्या कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? अब आप कहोगे मैम उल्टा पॉडकास्ट करने लगी। नहीं, नहीं, क्या नहीं, आपके साथ प्लीज़। कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ काम किया और आपको अचानक से लगने लगा मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है? हुआ है, काफ़ी बार मतलब ऐसा होता है कि पॉडकास्ट करने के बाद ड्रेन फ़ील होता है, लगता है कि बस अभी मेरे को भी रेस्ट चाहिए, ऐसा फ़ील होता है मुझे। हुँ, तो आप ये करके देखो, मेरा उपाय, और प्लीज़ हम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जब भी हम मिलेंगे, आप मुझे बताना कि इसके बाद आपको क्या अब ऐसा फ़ील होता है, बट जी। सीरियसली करना। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, मुझे करना है, मुझे लगता है कभी-कभी पॉडकास्ट करने के बाद क्योंकि इतने लोगों से मैं बातें करता हूँ, रहस्य की बातें, ये सब की बातें तो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो होता है, ये मुझे फ़ील होता है, हुँ। करना तो चाहिए। मैं बहुत जब आपकी मेरी बात भी हो रही थी, तो मैंने आपको बार-बार रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे यहाँ ही आ जाओ, हम जी, जी, यहीं कर जी, जी, लेते हैं। जी, जी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम लोग भी जब अपने यहाँ पर पॉडकास्ट करते हैं ना, तो हम हमारे यहाँ पर कपूर और सारे वैसे तो हमारे ठाकुर जी का पूरा वृंदावन बना हुआ है हुँ, हुँ। और हमने पूरा निधिवन बना रखा है उसको। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो सुबह शाम पूजा, जाप, सब हवन सब होता है, लेकिन फिर भी जब हम पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी करते हैं, तो हम कपूर वगैरह जगह-जगह हम लोग जला देते हैं, सो दैट वहाँ की एनर्जी जो है वो बैलेंस रहे। अच्छा। किसी को भी उस चीज़ से कोई भी दिक्कत ना आए। हुँ, तो आप भी जब कभी इस तरह से, आप नहीं, बहुत सारे आप देखिए ना, आप किसी भी पार्लर में चले जाइए, हुँ, हुँ, हुँ।
आपको वहाँ पर एक फ्रेग्रेंस ज़रूर मिलेगी, जली हुई। अच्छा। मतलब वहाँ पे वो कैंडल के ऊपर वो हाँ, हाँ, फ्रेग्रेंस हाँ, हाँ। धुआँ छोड़ जी, रही जी, जी, होती, जी, ठीक जी। है? अब तो वो इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि जगह-जगह लोग जो है वो लगाते हैं कपूर भी, हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा कपूर मिला के भी जला जी, लेते जी, हैं। जी। आप देखिएगा, आप कई ऐसे ऑफिसेज़ में जाएँगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे रॉक सॉल्ट के लैंप लगे होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। बड़े-बड़े लैंप भी आजकल रखने लगे हैं, बड़े डिज़ाइनर लैंप्स आने लगे हैं। जी, जी। आप देखेंगे कि उनके जगह-जगह पर ना वो लोग कहीं पे क्रिस्टल लगा के रखते हैं, कहीं पे वो लोग बाथ सॉल्ट जो है वो रख देते हैं, हुँ। कई जगह वो जो है नमक का पोंछा ज़रूर लगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनर्जीज़ को बस बैलेंस करने का काम करती हैं। जो रह जाता है, एनर्जी कोई इंसान तो है नहीं कि वो नहीं। इतना लंबा-चौड़ा कोई है कि वो दिख जाए कि वो कहाँ है। वो तो आपको क्या पता यहाँ पर एक छोटे से छेद के अंदर ही हो, जी। आप तो देख भी नहीं पाएँगे अपनी आँखों से। हुँ। तो इसी प्रकार से आपने कई लोगों को देखा होगा, सबसे पहला उदाहरण तो मैं ही हूँ। मैं लोगों से हाथ नहीं मिलाती अच्छा। और आप कई लोगों को देखेंगे, और ये हमारी हिंदू धर्म की परंपरा भी रही है कि हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी। तो हम ये क्यों करते हैं? इसका क्या रीज़न है? जब हम हाथ जोड़ रहे होते हैं तो हम अपनी दोनों, ये हमारा सूर्य और हमारा चंद्र, दोनों भाग को हम जो है केंद्रित कर रहे होते हैं और हम अपनी एनर्जीज़ को ऐसे समेट लेते हैं। हुँ। और हम नमस्कार कर रहे होते हैं। अंग्रेज़ों ने ये चीज़ चला दी, हेलो, हेलो करके, हेलो हाय करके। आपको मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड केसेज़ जितने अब्रॉड में मिलेंगे ना, इंडिया में बहुत कम मिलेंगे। इसका कारण ये एनर्जी एक्सचेंज? वो लोग हमारी तरह चीज़ों को मानते नहीं, हुँ। और हुँ। एनर्जी एक्सचेंज तो होती ही है। जी। अभी हॉरर की बात उठी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमें बताना चाहते हो कि उनके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ? मैं अभी आपको रिसेंटली 2 दिन पहले की ही एक स्टोरी बताती हूँ। हुँ। मैं एक अपार्टमेंट में गई थी जहाँ पर मेरा एक वास्तु था। तो मैं जब वहाँ गई और मैं वहाँ से निकलने लगी तो उनके यहाँ पर क्या है कि आपको बाहर अगर अपार्टमेंट में जाना है तो जी। आपको कार्ड लेनी पड़ेगी। ओके। तो उस कार्ड को जो चलाने वाला था, मैं ऐसे ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आपका ये कितना पुराना अपार्टमेंट है? तो बोले कि मैम इसको लगभग हो चुके 22-25 साल के करीबन। मैं कहा अच्छा, बोले क्यों? मैंने कहा पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब-सा महसूस हो रहा है। तो बोले मैम आपको भी महसूस हो रहा है ना? मुझे तो यहाँ बहुत चीज़ें महसूस होती हैं। मैंने कहा जैसे? बोले मैम 2 बजे के बाद आप मेरे साथ नीचे बेसमेंट में चलो। मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पर आत्माएँ हैं। हुँ। मैंने कहा आप मज़ाक कर रहे हो? बोले नहीं मैम, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ जो गार्ड बैठता था वो हवा में था, और जैसे ही बाकी के गार्ड गए, उसको बहुत मुश्किल से छुड़ा के और ऊपर लेके आए, वो नौकरी छोड़ के ही चला गया डर के मारे। हाँ? उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद से नीचे बेसमेंट में कोई गार्ड जाने को तैयार नहीं होता। अच्छा। कहते हैं मैम यहाँ पे हमारी आँखों के सामने जिन लोगों ने सुसाइड किया था ना, उनकी आत्माएँ हमें दिखती हैं बेसमेंट में। उस बिल्डिंग से जिसने सुसाइड किया था? हाँ, अच्छा, ऐसा होता है? मतलब ऐसा होता है। ये तो मतलब मैंने पहली बार सुना कि अब वो बिल्डिंग में देखिए, चूँकि हर बिल्डिंग का वो होता है कि अगर आप वहाँ के बारे में बोलेंगे तो वो कहते हैं ना कि हाँ। आप भई हमारी बदनामी कर रहे हो। जी। तो वो उन लोगों ने अलाउड नहीं किया, अदरवाइज़ मैंने उनसे कहा था कि क्या मैं यहाँ पे रात को जा सकती हूँ बेसमेंट में? मैं यहाँ कुछ टाइम निकाल सकती हूँ? तो उन लोगों को पता था कि यहाँ होता है, क्योंकि वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अच्छा। वहाँ बेसमेंट की लाइटें जल ही नहीं पाती, और अच्छा खासा बेसमेंट है, 2 टॉवर हैं, तो नेचुरल बात है कि अच्छा खासा बेसमेंट है, वहाँ लाइट्स नहीं जलती, वहाँ लाइट्स बंद हैं। गाड़ी पार्क होती है वहाँ पे? गाड़ी पार्क होती है लेकिन लोग एक समय तक गाड़ी पार्क करके वहाँ से ऊपर चले जाते हैं, लोग वहाँ ठहरते नहीं हैं। अच्छा। और ये इंसिडेंट केवल रात को 1-2 बजे तक ही होते हैं कौन से एरिया में ये? गुड़गाँव में। गुड़गाँव में ही है? अच्छा। आपने भी बोला कि जब आपको पता चला आपको वहाँ जाके रुक के देखने का मन था। ये क्या जिज्ञासा है? बहुत जिज्ञासा होती है क्योंकि मुझे दिखते नहीं हैं, हुँ। मुझे महसूस होते हैं, मुझे अपने इर्द-गिर्द एनर्जी सिर्फ़ महसूस होती है कि कुछ है। मुझे ये मालूम होता है कि क्या है, मेल, फीमेल क्या रहा होगा ये। हाँ।
जो ये अब इस रूप में है, ये एंटिटी का कौन सा रूप है? अच्छा। ये नॉर्मल भूत है या ये उससे बड़ा है? ये इमली वाला है या ये चिराग वाला है? क्या है इमली चिराग? हम उनका नाम नहीं लेते। और ये एंटिटीज के अलग-अलग भयंकर रूप होते हैं। जितनी ताकत उन्हें मिलती जाती है, ये उतने ताकतवर होते जाते हैं। और इमली वाले का मतलब होता है ये वास ही इमली के पेट पर करता है। ओह! इसलिए चिराग बोलते वाले हैं। के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। नहीं, आप बताओ मुझे। किसी ने सुना है चिराग वाला? नहीं, हमारी टीम में तो किसी ने नहीं सुना है। उसकी तो बड़ी कहानी है, अलादीन का। अच्छा, वैसा वो चिराग। जी, 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 अभी समझा। तो वो बहुत डेंजरस भी वो होता है और बहुत होता है, हेल्पफुल भी होता है। सच में होता है वो? हाँ, होता है। मेरे को लगा बस कहानियाँ ही नहीं, हैं। नहीं, वो अगर आपका दोस्त है तो फिर वो आपको सब कुछ देता है। अच्छा, ओके। और इमली वाले का क्या है? ये बहुत विनाशकारी है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये पूरा परिवार खत्म करता है। हुँ, हाँ, ये मतलब अलग-अलग तरह की बीमारियाँ देता है, ये आपको अ, घर की फीमेल्स को ज़्यादा हर्ट करता है, उनके साथ ज़्यादा अपने होने का अनुभव कराता है। ये बहुत अलग तरह की और बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ओके। ये इमली के पेड़ में वास करता है। जी, ये इमली के पेड़ में वास ऐसे करता है। इसलिए कहते हैं क्या कि रात में इमली पेड़ के नीचे हाँ, मत जाओ, हाँ, ये हाँ, रीज़न है। हाँ। और इमली खाने से तो कुछ नहीं होता होगा ना? होता है ना, क्यों नहीं होता? इमली खाने से भी होता है? अब रात को बैठ के इमली खाओगे तो होगा। हाँ, मम्मी ने मना किया होगा ना शाम के बाद इमली हाँ, मत इमली खाओ। मत खाओ। और इमली खा रहे हो तो चौराहे से मत ये गुजरो। हाँ, बिल्कुल। या इमली खा लिया तो बेटा अब मुंह धो और कुछ और खाओ तब घर से जाओ। हाँ, हाँ। क्या है इसके पीछे का कारण? इसीलिए क्योंकि इमली इसको अट्रैक्ट करती है। और ये अच्छा, चीज ऐसी है कि अगर आ गई तो फिर ये आपका साथ नहीं छोड़ती। हाँ। ये घर के घर तबाह कर देती है। एक ऐसा परिवार जिसमें करीबन 12 साल तक घर का एक एक व्यक्ति घर के अंदर कैद रहा, घर से बाहर ही नहीं निकल पाया, सिर्फ और सिर्फ इसी एंटिटी की वजह से। अच्छा, हाँ, मतलब ये ऐसा कहानी है ये? ये कहानी है, ये सच है। वो लोग कैद ही रह गए घर में? वो कैद ही रह गए घर में। इतना खौफ आ गया उनके अंदर कि शाम होने के बाद उन्हें ये लगता था अब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा। और ये जो ब्लैक मैजिक होता है, मैंने मैंने तो इतना यूट्यूब में वीडियोज़ देखे हैं। पहले तो ब्लैक मैजिक का तो ये कहा जाता है कि हब है वेस्ट अभी आप बंगाल। आज चले जाओगे? हाँ? हाँ। क्यों? नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको उस बिल्डिंग में 2 बजे लेके चलूंगी। उस बिल्डिंग में? आत्मा वाली? तो वहाँ ब्लैक मैजिक था क्या? नहीं, वहां तो आत्मा है। अरे! नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? मैं हूँ साथ में। डर क्यों रहे हो? पहली बात तो यही है, एंटिटीज से डरना नहीं चाहिए। नहीं आप जितना डरोगे ये आप पर उतनी हावी होंगी। आपका ऑरा ही कमजोर कर लोगे आप डर के। नहीं, डरना नहीं है। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जी, जी। तो बस नहीं, जाऊँगा हनुमान जी। चालीसा करते करते अपन दोनों चलेंगे। बिल्कुल लौंग भी ले लूँगा मैं। हाँ, लौंग से कुछ नहीं होगा। ये लौंग से डरने वाले नहीं है, आपके लौंग मुंह में डाल के बैठ जाएंगे। ये इतनी बड़ी एंटिटी है। अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे ब्लैक मैजिक की बात हुई ना, मतलब मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे वगैरह। ऐसा कहते हैं कि एक डॉल ले लिया, उसको अगर पिन हम डाल रहे हैं राइट हैंड में तो उसको भी वहाँ पे पेन हो रहा है। ऐसे ये सब सच में ऐसा कर सकते हैं वशीकरण आप एक डॉल से? वशीकरण नहीं होता है ये ओके, वशीकरण नहीं है। क्या है ये ये? तो सामने वाले के लिए एक तरीके से मारण क्रिया होती है। हुँ। उस डॉल के साथ जैसा-जैसा व्यवहार होगा सामने वाले के शरीर में वो पीड़ाएँ होंगी। अगर उस डॉल का हाथ ऐसे घुमाया जाएगा, तो सामने वाले का भी हाथ अपने आप ऐसे मुड़ेगा, उसको लगेगा मेरा हाथ मुड़ रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, ऐसा होता है सर। बिल्कुल होता है। और ये सबसे बच कैसे सकता है इंसान? क्या करना चाहिए उसको? देखिए अगर फिर मैं इसके उपाय बताती हूँ तो लोगों को लगता है मैं बहुत पुराने ज़माने की दादी-नानी के ज़माने की बातें करती हूँ। हुँ। अपने कपड़े, अपने बाल, अपनी यूज़ करी हुई चीज़ कभी भी कहीं भी छोड़ो मत। अच्छा। और अगर अब जैसे आप साथ में लेके तो नहीं चल सकते, आपके बाल हैं, गिर गए, नाई की दुकान पे ही रह गए, तो आप कुछ मत करो लेकिन उसके ऊपर हल्का-सा या तो पानी छिड़क दो या उसके ऊपर थूक दो। अच्छा, ओके।
आप अगर किसी चौराहे से गुजर गए और आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ कुछ ऐसा रखा था जिसको हमने क्रॉस कर दिया, या गलती से ही हमारी गाड़ी उस चीज के ऊपर से निकल गई, तो 3 बार ताली बजाकर कह दो कि जिसका जो था वो उसके पास ही जाए। अच्छा। पर इसके लिए ना आपके माइंड को बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको इन चीजों पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोग तो इसी चीज के बीच में घूमते रहते हैं, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। अरे भाई, क्यों नहीं होता? एक नहीं, अनगिनत कथाएं हैं जहां पर ये होता है। जिसके साथ बीतता है उससे चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको हजारों ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ। मैंने तभी आपसे कहा, मेहंदीपुर बालाजी गए हैं कभी? हुँ। आप जाके वहां देखिए तो सही। 100-100 किलो के पत्थर के नीचे बंदा लेटा हुआ है, उसके ऊपर 100 किलो का पत्थर रखा हुआ है। मैं आपके ऊपर 100 किलो का पत्थर रख दूं, आप जिंदा रह जाएंगे? नहीं। तो वो कैसे जिंदा है? दिन में 100 बार वो जोर जोर से अपने सिर को दीवारों पे पटकता है, बाबा जाने दो, बाबा माफ कर दो, बाबा जाने दो, फिर भी वो जिंदा है। आप 2 बार सर पटक के देखिए, आप जिंदा रह जाएंगे? खून निकलने लग जाएगा। हुँ। आपका थोड़ी देर में दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, आपको चक्कर आ जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। वहां महीनों से लोग ऐसे बंधे रहते हैं। उनके घर वाले वहां पर बैठे रहते हैं कि बाबा इनकी पीड़ा दूर कर दो, इनके अंदर जो भी है उसे निकाल के बाहर करो। एक नहीं, मेरे पास अनगिनत लोग हैं जिनकी मैं आपको कहानियां, जिनके मैं आपको वीडियोस, लेकिन देखिए, ये सब चीजें क्या होती है, बहुत सीक्रेट होती हैं। अपना नाम करने के लिए, अपनी चीजें करने के लिए मैं दिखा सकती हूँ कि मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं, मैं इनकी भी ऐसी चीजें करती हूँ। नहीं, आप किसी की प्राइवेसी भंग कर रहे हो। हुँ। वो जब 4 लोगों के साथ जाके बैठेगा ना बंदा, तो फिर 4 लोग कहेंगे, अरे यार इसमें तो भूत है, इसके साथ नहीं बैठेंगे यार। हुँ। नहीं, नहीं, ये तो हमारे लिए कुछ दिक्कत कर देगा, इसके साथ बात नहीं करेंगे हम। चाहे वो ठीक भी हो चुका, उसके साथ सब कुछ ठीक है। हमारा समाज क्या इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है? नहीं। गलतियाँ इंसान की गिनाता है हमारा समाज। गलतियों को अगर सुधार के कोई सुधरना चाहता है ना, उसमें सहयोग नहीं करता हमारा समाज। करता है? हुँ। नहीं करता। बहुत कम। आप सीक्रेटली मुझसे कहिए, कैमरास बंद करिए, मैं एक नहीं अभी आपको 100 किस्से दिखा देती हूँ। मेरे पास सब वीडियोस हैं, आप कैमरास बंद करिए लेकिन। हुँ। चलो फिर कैमरे से तो बंद नहीं हो पाएँगे। और मैं कैमरे पे दिखा नहीं नहीं, पाऊंगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। पर्सनल चीजें हैं, जी, और जी। कोई भरोसा करके वो चीज मेरे साथ लेकर आया है, तो मैं उनकी तो चीजें पब्लिकली नहीं दिखा सकती। लेकिन होती हैं, और बहुत होती हैं, और अगर आपको ये चीज मालूम है कि होती हैं, तो आप अलर्ट मोड में आ जाते हो। जैसे नहीं, अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि सबको कहा जा रहा था कि अगर आपके फ़ोन पे पाकिस्तान से या किसी बाहरी उससे मुल्क से हुँ। अगर कोई मैसेज आता है तो आप उसे ओपन ना करें। एक हुँ। अलर्ट आ गया ना आपके जी। पास में गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ। तो अपन अलर्ट हो गए कि हाँ भाई, ऐसा कुछ आ गया तो हमें अलर्ट रहना है। ये बस ऐसा ही है। अगर हुँ। आप इस चीज़ पर भरोसा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे! ये गड़बड़ हो गई, इसको तुरंत अभी हटाओ, खत्म करो। हुँ। ये चीज़ें हमा अपने आप नहीं आती हमारे साथ, हमारी लापरवाही, हमारी नादानी और हमारी ही द्वारा करी हुई चूक के कारण आती है। इमली के पेड़ के नीचे आप शाम को बैठेंगे, कुछ खाएँगे, कुछ पिएँगे, तो इमली वाला तो आएगा। हुँ। सही है। पीपल जैसे पेड़ की पूजा करने की जगह आप वहाँ बैठ के उसके नीचे दारू पिएँगे। आप वहाँ पर नीचे आप बैठकर वहाँ पर जो है गलत-सलत गालियाँ बकेंगे। आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर आप पेशाब करेंगे, तो एंटिटीज़ ही आएँगी, और क्या होगा? ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो ये बताता है कि अगर मेरे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है ना, तो मैं वो हूँ जो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी सबको भी अपने ऊपर वास करने की अनुमति देता हूँ। आप धार्मिक हैं, आप धर्म से जुड़े हैं, आप सनातन से जुड़े हैं, तो आपको देवता मिलेंगे। लेकिन आप गलत हैं, आप राक्षस की प्रवृत्ति के, आप राक्षसों जैसे काम करेंगे,
आप मेरा अपमान करेंगे, आप नारी का अपमान करेंगे तो आपको हम्म। राक्षसी मिलेंगे। अभी पीपल की पेड़ की बात हुई, मैंने ये भी देखा है, वास्तु में भी ऐसा कहते हैं कि पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर के आसपास। यही रीज़न है क्या कि सब उनके अंदर है इसीलिए? पितरों का भी वास होता है पीपल के पेड़ पे। जी, फिर जी। अगर आप उनकी ढंग से सेवा नहीं कर पाओगे, आप तरीके से अगर उनका पूजन नहीं कर पाओगे, तो हुँ, फिर पितृ दोष भी लगता है और आपके यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों के होने का भी संभावना रहती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, देखिए हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। शारीरिक कभी कोई व्याधि आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई परेशानी आ गई और हमने कभी किसी तरीके से जाने-अनजाने में या हमने ना चाहते हुए भी उस चीज़ का अपमान कर दिया या हम वो चीज़ पूरी ना कर पाए, हमने अपना कृत पूरा नहीं किया, तो वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर असर तो करती हैं बेटा। हुँ। और ऐसा वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है घर पे? मतलब मुझे ये जानना है, मैंने ये देखा है वास्तु के बारे में बहुत चीज़ें सुनी है कि वास्तु अगर एक एक छोटा-सा किस्सा मेरे को पता चला था। एक अंकल थे, उनका घर का सब कुछ सब बढ़िया, कुछ भी नहीं और उनको कैंसर था। जब एस्ट्रोलॉजर ने उनको देखा तो कुछ था ही नहीं ऐसा गड़बड़, बट उन्होंने फिर उसका घर का कुछ कुछ था सेगमेंट मुझे याद नहीं है। वो रीज़न नॉर्थ के ईस्ट। हाँ, ऐसा था उसमें कुछ प्रॉब्लम था उसके कारण उनको कैंसर का इश्यू हो गया। तो वास्तु इतना इम्पोर्टेंट है मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक जगह है। मैं इसको पैरानॉर्मल से जोड़ना चाहता हूँ। जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्तन गिर जाना, काँच का फूट जाना या कुछ भी एंटिटी का दिखना, वास करना, ये वास्तु और पैरानॉर्मल के बीच का अगर संबंध मैं जानना चाहूँ तो क्या है? बहुत ज़बरदस्त। देखिए जो पैरानॉमिनल चीज़ें हैं, हाँ, वो बेसिकली उनके पास तो अपना कोई स्थान ही नहीं है। जी। तो वो तो अगर एक शब्द में कहूँ तो बेघर हैं। हुँ, उनके पास घर नहीं है, तो वो जगह ढूँढते हैं। अब जिस घर में सीलन बहुत है, जिस घर के अंदर सफाई नहीं रहती है, जिस घर के अंदर दीमक लगी हुई है, जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा टूट-फूट है, पुरानी चीज़ें हैं, ऐसे घर के अंदर एंटिटीज़ अपना वास कर सकती हैं। जहाँ पर खाना बहुत पुराना करके रखा जाता है। खाने का मतलब ये नहीं पका हुआ खाना। हुँ। आपकी दालें सब्जियाँ और ये सब नहीं सड़ जाता और वो हम एक साइड में पटके रहते हैं और हम उसको देख ही नहीं रहे हैं जी, जी। काफ़ी दिनों तक, हाँ। 10-12 दिन तक पड़ा है। हमने उसे देखा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों में कहाँ से आती हैं नेगेटिव चीज़ें? एंटिटीज़ का वास क्या होता है? एंटिटीज़ आपके घर में गंदगी से ही आएगा। वो हुँ, नेगेटिव है। इसीलिए वास्तु का सबसे पहला वास्तु पुरुष का सिद्धांत ही यही कहता है कि आपको वास्तु ठीक करना है तो आप अपने घर के अंदर पॉजिटिव चीजें करिए। हुँ, कबाड़ा घर में मत भरिए। घर के अंदर नित्य पूजा होनी चाहिए, सफाई घर के अंदर रहनी चाहिए। गूगल लोबान कपूर का आपके घर के अंदर धुरी होनी चाहिए। गाय के कंडे के ऊपर आपको पीली सरसों डालकर अपने घर की नजर उतारनी चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा धोते पोंछते रहना चाहिए। आपको मुख्य द्वार के ऊपर घोड़े की नाल, आपको मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक, गणेश जी ये सब विराजमान करने चाहिए। हुँ, कोई और धर्म तो वास्तु नहीं मानता। वास्तु हम सनातनी मानते हैं। जी। और हम ही मानते हैं कि वास्तु दोष होता है और वास्तु के कारण ही चीजें खराब होती हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर शरीर में अगर कोई चीज खराब होने लगती है तो वो रोग को और बढ़ाने का काम करती है, उसी तरह वास्तु के अंदर भी अगर कोई एक चीज खराब होगी तो वो वहां पर नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करेगी, इन्फेक्शन फैलाएगी। हुँ, और एंटिटीज क्या है? इन्फेक्शन। अच्छा। हुँ, तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पहले शमशान घाट था, अब वहाँ पर बिल्डिंग बन गई। कोई बिल्डिंग बनते समय मजदूर मर गए और उनका सही से जो है क्रियाक्रम नहीं हुआ, भूमि का सही से शांति नहीं हुआ, उस भूमि के ऊपर ठीक से चीजें नहीं हुई। किसी घर के अंदर कोई सुसाइड कर गया और उस जगह का सही से वास्तु दोष खत्म नहीं किया गया, सही से पूजा पाठ नहीं की गई, तो ये चीज़ें तो दिक्कत करेंगी ही करेंगी, हुँ, डेफ़िनेटली करेंगी। हुँ। जैसे आपने बोला ना सबसे पहले तो डिक्लटरिंग इम्पोर्टेंट है घर को और मैंने ये भी सुना है कि उससे सबसे पहले आपका केतु अच्छा होता है।
ऐसा भी है ना? तो घर का केतु अच्छा होता है, इंसान का कुंडली का जहाँ केतु बैठा वो अच्छा होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, मैं आपको ना एक बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु शास्त्री, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपके ऊपर वास्तु तभी हावी होगा जब आपकी कुंडली के ग्रह खराब होंगे। अच्छा। मेरी कुंडली में अगर मेरा सूर्य अच्छा है हुँ। तो मैं अपने घर के अंदर अंधेरा नहीं रख सकती। मैं रोशनी प्रिय हूँ, मुझे लाइट्स चाहिए। अगर मेरा सूर्य राहु के साथ नहीं है, ग्रहण दोष नहीं लगा रहा, तो मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चिड़चिड़ी नहीं हो रही। मुझे लाइट्स अच्छी लगती हैं। हुँ। अभी हम आपके यहाँ खड़े थे, जब हम खड़े थे तो थोड़ा अंधेरा सा था और एकदम से पीछे की मिरर्स की लाइट जल गई, तो उन्होंने बोला लाइट जलाकर, मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, जले रहने दे। हुँ। तो ऐसी जब हम ज़रूरत है हमें और हम तब भी कर्टन्स लगा के बैठे हैं, अंधेरा करके बैठे हैं, तो ऐसे घर में क्या चीज़ वास करेगी? न हुँ। एंटिटीज़ वास करेंगे ना, ओह! और क्या वास करेगा? अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं, अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा ठीक नहीं, आप कैसे रहोगे? डिप्रेसिव? आपको मूड स्विंग्स होता रहेगा, आप रोते रहोगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे कि मेरे घर में पानी कहाँ बह रहा है, कहाँ मेरे यहाँ पे सीपेज जा रहा है, कहाँ मेरे यहाँ पे लीकेज हो रही है, कहाँ मेरे यहाँ पे जो है सीलन आ रही है, क्या हुँ। वास करेगा? तो कुंडली में ही कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। उसी हिसाब से कुंडली निर्धारित करती है आपके कर्म, और वही कर्म आपके वास्तु को प्रभावित करते हैं। आप नेगेटिव से नेगेटिव वास्तु को भी अपने कर्मों से सही कर सकते हो। अच्छा। क्या ऐसी स्टोरीज नहीं है जहां पर भूत प्रेत आत्माएं थीं और लोगों ने जाकर उस जगह को ठीक किया और अब लोग वहां पे बहुत हैप्पीली रह रहे हैं? जी। ऐसे भी तो बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे उदाहरण हैं हुँ। जहाँ से चीज़ों को हटा दिया गया। एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें पूरी तरीके से कालापन, जगह-जगह पे वहाँ पर सीलन, और फिर उसके बाद में पूरी बिल्डिंग जो है ढहा दी गई। नींव से पूजन हुआ, नींव में कुछ सामग्रियाँ डाली गईं, हवन हुए, पूजा हुई, चारों दिशाओं के अंदर जो है भैरव कवच लगाए गए। उस चीज़ को, उस भूमि को वापस से पॉजिटिव बनाया गया, उसकी ऊर्जा को जागृत किया गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन के बाद सही मुहूर्त पर उसका गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद जगह-जगह पे फ्लोर्स पर वहाँ पर अलग-अलग यंत्र बनाकर उस जगह को बाँधा गया, तो आज लोग वहाँ पर बहुत खुश-खुश रह रहे हैं। हुँ। सुशांत सिंह राजपूत आई थिंक जिस फ्लैट में रहते थे, अभी वहाँ पे साउथ की कोई अच्छी हीरोइन रह रही हैं। आधा शर्मा शायद रह रही थी। हाँ, हाँ, वो रह हुँ। रही थी, तो वो कैसे रह ली वहाँ पर? वहाँ हुँ। पे तो किसी ने सुसाइड किया था। आपको पता है उन्होंने कितनी पूजा कराई थी उस फ्लैट में जाने से पहले? नहीं, नहीं, नहीं पता है। बड़े सारे हवन हुए, बड़े सारे पूजन हुए, शुद्धिकरण हुए, वो रहीं उस फ्लैट में जाके। तो वास्तु तो देखिए आपका तब आपको प्रभावित करता है जब आपके कर्म उस तरह के नहीं होते। हुँ। मेरे घर के अंदर अगर मैं गंदगी पूरे दिन फैला के रखूंगी, आप 4 दिन छोड़िए, आप 4 घंटे नहीं उस घर में बिता पाएँगे। आपका ऐसा, आपको लगने लगेगा कितनी नेगेटिविटी है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। हुँ। अच्छा। मतलब वास्तु इम्पोर्टेंट है लोगों को ठीक रखना। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी होटल में चले जाइए, इतने बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों के 1 कमरे ज़रूर ऐसे होते हैं जहाँ जो कहीं न कहीं हॉन्टेड होते हॉन्टेड हैं। होते हैं, हाँ। क्यों? वास्तु। पूरा होटल इतना क्लीन रहता है वहाँ पर, इतना सब कुछ वहाँ पे चीज़ें सही की जाती हैं। कर्म, कोई ना कोई उस कमरे में ऐसा कर्म होता है, जिस वजह से वो जगह एंटिटीज़ अपना घर बना लेती हैं। हुँ। इससे ना मुझे एक कहानी कहानी क्या, मेरी पर्सनल घर की है, नॉट घर की है। मैं जहाँ रहता हूँ लोकल में, वहाँ पर ना एक वीराना सा ऐसा एक एरिया, टाउन में रहता हूँ। आस-पास बहुत सारे घर हैं, दुकान-वुकान है, कमर्शियल एरिया है। वहाँ का एक एरिया, बड़ा-सा लैंड, बिल्कुल ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। और ऐसा मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ, और आज भी वो आस-पास सब है, घर है, दुकान है, बट वो एरिया आज भी वैसा ही है। और ऐसा कहते हैं कि उस टाइम से जब भी किसी ने भी उस ज़मीन को खरीदने की कोशिश की, उनके घर में किसी की डेथ हो गई। वो खुद मर गया।
और आज भी अभी भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उस मैं में आपको जयपुर में, मैं आपको आगरा में, मैं आपको दिल्ली में, मैं आपको नोएडा में, आप जिस शहर में कहें, जितने जगहों का मैं वास्तु कर चुकी हूँ, जी, मैं आपको उस हर शहर में ऐसी एक जगह दिखा सकती हूँ। हाँ, उसके इर्द-गिर्द पूरी आबादी है, लेकिन वो बस एक ऐसी जगह है जिसे कोई खरीद नहीं पाता, और खरीदता है तो उसकी मृत्यु हो जी। जाती है। क्या है कहते ये? क्यों? हाँ, क्योंकि उन आत्माओं से कभी ये पूछा ही नहीं जाता कि क्या दिक्कत है आपको? आपकी क्या अतृप्ति है? क्या चीज़ है जो आपको मुक्त नहीं होने दे रही? देखिए, आत्मा आपको कब परेशान करती है? जब उनको मुक्ति नहीं मिलती। हुँ, आज आप और मैं मनुष्य रूप में हैं, कल को हम मर जाएँगे, हमारी भी आत्मा होगी, हमारी भी एक सोल होगी। हर सोल को चाहिए कि उसको एक नई गति मिले, हुँ, उसको एक नया जीवन मिले। जी, अगर उसको वो नया जीवन नहीं मिल पाता, किसी रीज़न से वो अपने नए जीवन की तरफ नहीं जा पाती, नई योनि की तरफ नहीं जा पाती, तो वो अटक जाती है। कैसे लोकों में? प्रेत लोक में, भूत लोक में, पिशाच लोक में। जब वो ऐसे लोकों में फँस जाती हैं, तो वो ये कहती हैं, हमें मुक्त करो, हुँ, हमें मोक्ष दो। अगर ऐसे स्थान पे वो आत्माएँ हैं जो किसी को वहाँ रहने नहीं दे रही, तो इसका मतलब वो बार-बार, बार-बार आपको ये इंडिकेट कर रही हैं कि हमें मुक्त करो, नहीं तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, जीवन से। हुँ। तो ये बातचीत से हो जाता है या पूजा-पाठ से होता है ये? उनसे पहले बातचीत करनी पड़ती है, तो प्रेत से बात करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। आप कैसे करते हो अगर आप बताना चाहो? मैं नहीं करती हूँ, ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा, ओह! उनको भी बुलाऊँगा फिर तो मैं पॉडकास्ट में। वो कभी नहीं आएँगे, हाँ, वो कैमरा के आगे कभी नहीं आएँगे। इन चीज़ों के बारे में बात करने कभी नहीं आएँगे, क्यों ऐसे लोग क्यों मतलब क्यों नहीं करना चाहते वो बात? नहीं लोगों तक को करेंगे। तो बात पहुँचेगी ना? लोगों तक बात पहुँचाकर आप क्या कर लेंगे? अगर आपके जीवन का ध्येय है उस चीज़ को सही करना, हुँ, तो आप वो काम में ज़्यादा अपने आप को लगाएँगे ना। लोगों तक बात पहुँचाकर क्या हो जाएगा? कौन क्या कर लेगा? आप मेरे से आज स्टोरी सुन के चले गए, आप क्या एक भी आत्मा की मदद कर पाओगे? क्या आप उनको मुक्त होने के लिए आप प्रयास कर पाओगे? पर जो देख रहे हैं उनको कहीं न कहीं आपसे वो कनेक्ट करके शायद उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो जिनका होता है वो कनेक्ट करके अपनी चीज़ें कर लेते हैं। फिर प्रारब्ध की बात हो गई। नहीं, प्रारब्ध क्यों है? डेस्टिनी है ना फिर तो उनके नसीब में था कि आपके थ्रू ही होना था। वो तो किसी के भी थ्रू हो जाएगा। हुँ, इंसान प्रयास करेगा। मैंने क्या कहा आपसे? सबसे पहले आप इस चीज़ पर विचार करेंगे, आप विश्वास करेंगे, हाँ, ये चीज़ें होती हैं, जी, जी। तभी तो आप उस चीज़ को सही या गलत करने का सोचेंगे। हुँ, अब किसी घर के अंदर कुछ गलत हुए जा रहा है, बस हो जा रहा है, नहीं, ये वास्तु-वास्तु कुछ नहीं होता, हम तो नहीं मानते ये सब कुछ नहीं होता। हुँ, तो हो रहा है, ठीक है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अब आपने उस रोग को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो चीज़ खत्म ही नहीं होने पर आ रही। हुँ, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे अहमदाबाद, हमने एक घर का वास्तु किया था। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, तब मैं पॉडकास्ट वगैरह भी नहीं कर रही थी। तब की बात है, हम लोग एक वास्तु के लिए गए थे अहमदाबाद और हमने एक घर का वास्तु किया, तो अ, हमने उस घर के लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, उन्हें इस घर से कुछ दिनों के लिए दूर कर दीजिए, जब तक कि यहाँ का सब कुछ बैलेंस नहीं हो जाता, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। बड़ों को वो एनर्जी परेशान नहीं करेगी, अच्छा। वो परेशान करेगी बच्चों को। आप हुँ, बच्चों को यहाँ से निकाल दीजिए। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तीसरे दिन हम पहुँचे भी नहीं थे, हमारी फ्लाइट में हम अ, बैठ गए थे या बैठने वाले थे, कुछ ऐसा था। एयरपोर्ट की ही कहानी है, मुझे अच्छी से याद है। हुँ, और हमारे पास कॉल आता है कि मेरी बेटी ने बालकनी से के सुसाइड कर लिया। और वी वर लाइक, हम एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और हम दोनों की आँखों से आँसू निकल रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आप बताकर क्या कर लेंगे? जिसके साथ बीती अभी यहाँ पर 50 लोग कमेंट करेंगे, अरे ये तो कहानी सुना रही हैं, अरे ये तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। जब ये शो खत्म हो जाएगा मैं आपको दिखा दूँगी, ऐसे इस तरह से तड़पते हैं लोग। आप उन्हें छू भी नहीं सकते। किसी को पेट में दर्द है, कम से कम आप ये तो करते हो, बेटा ठीक हो जाएगा, दवाई दे रहे हैं, बेटा सही हो जाएगा, सहलाते हो ना। आप इन लोगों को सहला भी नहीं सकते। आप इनकी पीड़ा जब सुनेंगे, देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है?
ये तो मौत से भी बुरा है। मौत भी एक क्षण के अंदर कम से कम इंसान को शांत तो करती है, तो मौत से भी ज़्यादा बुरा है। मैंने ये भी देखा है कि जो जैसे आपने मुझे भी अभी बोला कि अगर आप इमोशनली ऐसे रहोगे तो फिर लड़ोगे कैसे? तो जो लोग इमोशनल होते हैं या फिर उनका वीक होता है और उनको वो जल्दी वशीकरण में आ जाते हैं, वश में आ जाते हैं, उन पे जल्दी काला जादू या फिर तंत्र जो भी होते हैं इफ़ेक्ट इस्तेमाल करता है। करते हैं। क्या है इसके पीछे का रीज़न? देखिए, पहली बात तो काला जादू करा ही इसीलिए जाता है कि वो सामने वाले की एनर्जीज़ को इम्बैलेंस करे। हुँ, काला जादू का रीज़न ही यही है ना? वशीकरण एक अलग चीज़ है और काला जादू एक बिल्कुल अलग चीज़ है। हुँ, वशीकरण हमारे षष्ठ कर्मों में से कर्म आते हैं, जिसके अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हुँ, तो वशीकरण का अर्थ होता है कि वशीकरण एक माध्यम है, ईश्वर को किसी साधना के साथ जोड़ने का। हुँ। वशीकरण भगवान के लिए भी किया जाता है। अच्छा, भगवान को वश में करना? भगवान को वश में करने के लिए नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि एक आप कोई पूजा कर रहे हैं, ठीक है? श्री तंत्र की कोई पूजा कर रहे हैं आप हुँ, और माँ लक्ष्मी जो है वो बड़ी चंचला है। अब आप कोई साधना कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उनकी योगिनियाँ या उनकी जो भी और जो उनके गण हैं वो उनको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना करें हुँ, और हमारी साधना में उनकी उपस्थिति रहे, हमारे हवन में उनकी उपस्थिति रहे, तब इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के मंत्र जो हैं वो करे जाते हैं। हुँ, ओके। ताकि उनके साथ में जो और उनकी जो शक्तियाँ या उनके जो गण या उनके जो योगिनियाँ हैं, वो हमारे कंट्रोल में रहें ताकि हमारी पूजा में किसी तरीके से खंडित ना हो पाए। हुँ, क्योंकि ओके, तंत्र की पूजा इतनी आसान नहीं होती, उसमें तो बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें जो हैं, वो जी, सारी की सारी उसके अंदर आपका लगता है। हाँ, हुँ, और आप जब तंत्र की पूजा की बात करते हो तो आप कोई शांत, सरल या सात्विक पूजा तो कर नहीं रहे हो, इसका मतलब आप तीव्र पूजा कर रहे हो। अगर आप तंत्र की बात कर रहे हो, माँ काली की पूजा कर रहे हो, हुँ, तो माँ काली के साथ क्या उनके गण नहीं हैं? हुँ, जी, 64 योगिनियाँ लेके चलती हैं माँ अपने साथ, जी, तो वो चलो आप तो माँ की पूजा कर रहे हो, अब बीच में किसी भी योगिनी द्वारा अगर आप पर किसी भी तरह का कोई भी प्रहार हुआ या उन्होंने आपकी किसी भी चीज़ में विघ्न डाल दिया, टेस्ट भी तो करती हैं चीज़ें आपको। हुँ, तो उन सब व्यवस्थाओं के लिए जो है गुरुओं ने अपने शिष्यों के कहीं न कहीं बचाव, उनकी चीज़ों को सँभालने के लिए ये सारी व्यवस्थाएँ की थी। तो वशीकरण एक अलग तरह की चीज़ है, उसको बहुत विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें तो ब्लैक मैजिक बेसिकली अम, ये एक ऐसा रूप ले चुका है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के लिए विनाश का ही काम कर रहा है हुँ, और इसका मुख्य कारण जेलेसी है, स्वार्थ है, अपनी फुलफिलमेंट है, अपनी डिज़ायर्स को किसी भी माध्यम से पूरा करना है, पावर बढ़ाना है। ये ब्लैक मैजिक का तो मैं अगर मैं बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस वशीकरण से भी ज़्यादा डेंजरस मैं ब्लैक मैजिक मानती हूँ। हुँ। आपके पास और इंसान को जिस चीज़ का सपोर्ट नहीं करना चाहिए वो होता है ब्लैक मैजिक। हुँ, आपके पास आए हैं ऐसे कोई क्लाइंट या कि मुझे कर दो? बहुत, बहुत। कैसे-कैसे आते हैं? ब्लैक मैजिक हुआ होता है, उनकी सारी चीज़ें खराब हो रही होती हैं। अम, अचानक से कलर स्किन का बिल्कुल चेंज हो गया होता है, बाल झड़ गए होते हैं, गंजापन आने लगता है, बॉडी में बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ होने लगती हैं। हुँ, रह के 2 दिन इंसान काम करता है, तीसरे दिन फिर बिस्तर पे आ जाता है। एनर्जी पूरी ड्रेन होती है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता, पैसा सही जगह खर्च नहीं होता, पैसा आता है तो खर्च उन फालतू की जगहों पे खर्चा हो जाता है, दवाइयाँ ज़्यादा आती हैं, जो आता है उससे वाद-विवाद होता है, झगड़ा होता है, इस तरह की चीज़। कैसे किसी को पता चलेगा कि मुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है? ये तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट से ही पता करना पड़ेगा क्योंकि कई बार इनमें ग्रहों का भी रोल होता है, ग्रह भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको सेम सिम्पटम्स देते हैं। हुँ, तो वो बता पाएँगे आपको। ओके। आपको नॉर्मल सर्दी-जुकाम हुआ है या आपको कोरोना हुआ है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा ना। जी, 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 वो तो है।
अभी इस चीज़ों की बात हो रही है, कुंडली में देखकर ये भी हम देख सकते हैं कि किस पे मतलब हाँ, कोई भी प्रेत का हावी होना बहुत ईज़ी है, किसी के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। आराम से, हाँ, बहुत कैसे? आराम से। क्या-क्या होते हैं वो? सबसे पहले देखा जाता है आपका गण, फिर देखा जाता है आपका नक्षत्र, फिर उसके बाद देखे जाते हैं आपकी प्लेसमेंट्स ऑफ ग्रह, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बैठे हैं। आपका लग्न की डिग्री कितनी है, अगर कमज़ोर लग्न होगा तो उस पे हावी होना बहुत आसान होगा। फिर ऐसे तो अगर मैं फर्दर आगे चलूँ तो ज्योतिष बहुत बड़ी है। हुँ। क्या ऐसे सबसे वीक नक्षत्र कौन-सा या गण है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वीक नक्षत्र या गण गण तो राक्षस गण, राक्षस गण, ठीक है, सबसे हाँ। वीक वही होता है। अच्छा, और राक्षस गण को जल्दी हो जाता है? हाँ, इनको ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी दिखाई भी दे जाती हैं और ये ऐसी चीज़ों के चपेट में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। और देव और मनुष्य गण को थोड़ा कम होगा? देवगण को तो दिखता ही नहीं है, महसूस होता है। उनकी हुँ, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी मैं कह सकती हूँ कि आध्यात्मिक उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। हुँ। और अगर इनके 8वें घर के अंदर शनि बैठे हैं, अगर इनके 12वें घर में केतु बैठे हैं, अगर इनकी कुंडली के अंदर दूसरे घर का शनि और गुरु की दृष्टि के साथ विराजमान है, तो इनको दिख भी जाएँगे। अच्छा, और मनुष्य गण? मनुष्य गण वालों के साथ दोनों चीजें हैं। अगर आपके ग्रहों की प्लेसमेंट स्ट्रांग है तो आपको दिखेंगे नहीं पर महसूस होंगे, लेकिन अगर ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी थोड़ी सी वीक है तो आपको दिख भी अच्छा, जाएंगे। और नक्षत्र में? नक्षत्रों में ये है कि देखो फिर वो डिपेंड करता है, वो एक पूरा पॉडकास्ट है, नेक्स्ट टाइम आप जरूर कर लेना मेरे साथ में, कि आपकी राशि कौन सी है, आपका किस राशि में कौन सा आपका नक्षत्र क्या असर कर रहा है। अच्छा, इस पे पूरा अलग ही टॉपिक ही है ये। तो 27 नक्षत्र जिस तरीके से बैठे उस हिसाब से सारे के होते हैं। हुँ। रोहिणी नक्षत्र के बारे में बहुत बोला जाता है। आजकल मैं रील्स देख रहा था, रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रेमिका आई थिंक चंद्रमा की सबसे खास होती हैं, सबसे सुंदर होती हैं। क्या है रोहिणी नक्षत्र अगर आप? सबसे प्रिय नक्षत्र है वो चंद्रमा का। हुँ। तो जैसे कि प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का, तो उनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ। तो फिर उनको फिर ये इमोशनल चीज़ें नहीं होंगी, उनको फिर प्रेत-व्रेत नहीं दिखेंगे शायद? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कनेक्ट कर चंद्रमा सकते। कमज़ोर होगा तो ज़रूर दिखेंगे। बट रोहिणी अगर अच्छा है तो चंद्रमा तो अच्छा ही होगा ना? हाँ, तो तो जिनका अगर रोहिणी नक्षत्र है फिर उनको तो प्रेत नहीं दिखते ऐसा होंगे? नहीं है ना। अब अच्छा, उसमें आपके शनि का नक्षत्र कौन-सा है? अच्छा वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, ओह! आपके लग्न का नक्षत्र कौन-सा है? मैंने आपको वही कहा ना। हुँ, आपके लग्न का नक्षत्र, फिर आपके चंद्रमा का नक्षत्र, इन दोनों के बीच में पहले तो कैलकुलेशन करी जाती है जी। कि ये दोनों आपस में कितना एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद में ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली में जो आपको ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, उनके नक्षत्र। जी। तो एक केवल आपके जन्म के नक्षत्र से हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई मूल नक्षत्र में पैदा हो गया तो इसको भूत प्रेत सताएंगे ही सताएंगे। नहीं सताएंगे। हुँ, ओके। क्या ऐसा पता उसका मंगल उच्च का होके बैठा हो, उसके अंदर ये पावर हो कि भूत उसके सामने ही ना टिक पाए। हुँ, वो दिन रात हनुमान जी की पूजा करता हो, वो दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, वो हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाता हो, कैसे पकड़ेगा ऐसे इंसान को? हुँ, सही है। अरे अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो आपको धर्म कर्म करने ही नहीं दे रहा। हुँ, कई लोगों को मैं देखती हूँ वो अपने धर्म में रुचि नहीं रखेंगे, दूसरे धर्म की तरफ बड़े आकर्षित हो जाएंगे। जी। तो अगर अब ऐसा व्यक्ति है और उसकी कुंडली कमजोर है, उसके नक्षत्र कमजोर है, उसका लग्न की डिग्री ही कमजोर है, तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। हुँ, अच्छा। अभी ना इसमें एक चीज़ों को थोड़ा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला ना, जो लोग हमेशा बाहर मिलते हैं, मिलने-जुलने वाला जो चीज़ होता है, जैसे सेलेब्स बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल है उनके लिए। और कहीं न कहीं उनको भी इफ़ेक्ट होता ही है। मतलब कहना है, मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी कहीं न कहीं उनको भी जो भी हुआ था उनके साथ, शायद तंत्र विद्या जो भी हुआ था, नहीं भी हो मान लीजिए। कोई भी एक सेलेब है, उसको उसको इतने लोगों से मिलना-जुलना होता है और उसका इस तरीके की कंडीशनिंग हुई, तो उसको भी कोई इफ़ेक्ट कर सकता है और कितने लोग तो करते भी होंगे तंत्र विद्या वगैरह। बहुत बहुत तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था सुधा चंद्रन जी के साथ हाँ। में और उन्होंने अपने बड़े सारे मुझसे अनुभव शेयर किए कि हम एक जगह पे शूट करने गए थे, वहां पर चीजें दिखी, मैं जिस कमरे में सो रही थी अलमारी में मुझे ऐसा दिखा,
मैंने अपनी मदर को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है, मैं अपनी मदर को हिला भी नहीं पा रही हूँ, मैं इतना ऐसे हो गई। तो देखिए मेरे साथ तो जितने सेलेब्स मिले हैं आज तक, मैंने जितने लोगों के साथ आज तक चीज़ें शेयर की हैं, मैंने उनके ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस सुने हैं। हुँ। कैसे-कैसे ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आते हैं? लगभग ऐसे ही एक्सपीरियंस आते हैं। हुँ। तो उन उसका फिर सॉल्यूशन क्या देते हो आप? कई-कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ये लगता है कि अब सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इन सब चीज़ों को करूँ। नाम है, फ़ेम है, रोज़ नए शोज़ मिल रहे हैं, रोज़ नई पिक्चर्स मिल रही हैं और अचानक से मन हट गया और ऐसा लगता है सब छोड़-छाड़ के चल दो यहाँ से। तो किसी ने तंत्र विद्या किया होता है। तंत्र विद्या नहीं किया होता है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब नेगेटिव एनर्जीज़ के ना बड़े सारे रूप हैं। जिस तरह भगवान के बहुत सारे रूप हैं, इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के भी विविध रूप हैं। हुँ। नज़र भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र भी एक तरह का नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया भी नेगेटिव एनर्जी है। जाने अनजाने में किसी इंसान की आपने कोई चीज़ अपने ऊपर ले ली, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। हुँ। हो सकती है मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं आपको जो है बड़ा अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। मैं बता के आपके यहाँ से चली जाती हूँ, थोड़ी देर बाद में कोई व्यक्ति आता है, वो उसको लगता है अरे ये तो बड़ा पॉज़िटिव आदमी है, इसकी एनर्जीज़ से तो मेरी एनर्जीज़ बढ़ सकती हैं। वो आया, वो आपसे 10, 15, 20 मिनट बात करेगा, वो आपको अपनी बातों में इस तरीके से घुमाएगा कि वो आपकी एनर्जीज़ ही लेकर चल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बात करने से ही कोई एनर्जी लेके जा सकता है मेरा? ऐसा क्या करता होगा वो? जिसके पास सिद्धियाँ होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब किस वक़्त क्या सामने वाला लेकर चला गया। और कैसे कोई इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा? मुझे अगर मान लो कोई करता है, तो मैं अपने आप को कैसे बचा के रखूँगा? मैंने आपसे कहा ना, मेडिटेशन, साधना, मंत्र, चैंट और साथ में कुछ घरेलू उपाय। अच्छा। मेडिटेशन बात बैठकर जो भी करते हैं मुद्रा में, वही मेडिटेशन? अच्छा। मेडिटेशन बेस्ट थेरेपी है। हुँ। केवल एक बैठ के नहीं की जाती मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कोई गाना भी लगा सकते हो, आप अपना फ़ेवरेट सॉन्ग, अगर आपको गज़ल पसंद है, आपको मुकेश जी पसंद है, आपको रफ़ी जी पसंद है, आपको लता जी पसंद है, आपको अरिजीत जी पसंद है, हुँ। ठीक है? आप कोई भी सॉन्ग लगाइए, आँखें बंद करिए, अपने कानों में आप अपनी म्यूज़िक की ध्वनि, साउंड इज़ द बेस्ट थेरेपी, अच्छा। देन वाटर इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो आप साउंड एंड वाटर को मिक्स करिए ना। अच्छा, वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। आपको हुँ। अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना है, हुँ। आप कैसे भी करें। ठीक है। आप पानी के अंदर पैर डाल के, आप अच्छा-सा कोई साउंड लगा के, आँखें बंद करके अपने आप को कनेक्ट करिए। उस समय आप सब चीज़ों से परे हो जाइए। आपको ये नहीं ध्यान होना चाहिए, अरे मुझे कल दिल्ली जाना है, परसों मुझे बैंगलोर जाना है, फिर मुझे 4 ये करना है, मैं उनसे क्या सवाल करूँगा, मैं उनके साथ क्या बात करूँगा। नहीं, मैं जो करूँगा, जैसे करूँगा, जिस तरह करूँगा, मैं कर लूँगा। हुँ। ओके। उस समय आपको अपने आप को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना है। किसको? यूनिवर्स को। हुँ। आपको अपनी सारी एनर्जीज़, आपको अपनी सारी बॉडी के उस समय जो भी विचार, आचार जो आपके मन में आ रहे हैं, उनको आपको सबको रिमूव कर देना है और आपको बस अपने आप को शांत कर देना है। अच्छा। हुँ। अभय, जो डरता नहीं, शांत, जो हमेशा अपने आप को शांत रखता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छी से अपने ईश्वर के साथ समर्पित होता है, जो अपने अंदर धर्म पर भरोसा रखता है, ऐसे लोगों को ये चीज़ें कभी भी पकड़ नहीं पाती। हुँ। ओके। अभी थोड़े करंट अफ़ेयर्स के बारे में मेरे को बात करना था आपसे। जी, करिए। जैसे कि वॉर बहुत हो रहे हैं अभी। अभी मोदी तो जी और होंगे। अच्छा अभी और होंगे? मतलब अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, 2026 में ही? 27 में। अच्छा।
ठीक है, मैं 27 पे जाऊँगा। 2026 का भी जो बाकी जो मतलब वही मुझे जानना था, जो जिस तरीके का सिचुएशन है, मोदी जी बोल रहे हैं जितना हो सके कम फ्यूल यूज़ करो, सोना मत खरीदो। और सोना तो हमारे धर्म में तो खरीदना इट्स लाइक अ अचीवमेंट। तो हम्म, क्या है ये सब? अब मैंने ये भी सुना है कि सोना खरीदने से बृहस्पति अच्छा होता है, आई थिंक गुरु गुरु अच्छा होता है। गुरु जी? भी अच्छा होता है, सूर्य भी अच्छे होते हैं। सूर्य भी अच्छा होता है। हम्म। हाँ, तो मुझे मतलब ये थोड़ी चीज़ों को जोड़ना था और इससे मुझे कुछ मतलब मुझे इसका जवाब चाहिए कि किस तरीके से ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि अब आपके घर में अगर शादी है, ब्याह है तो आप सोना मत खरीदिए। हुँ, उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी एक्सीड इनकम जो है, वो सोना खरीदने में यूज़ मत करिए, क्योंकि सोना हुँ, जो आ रहा है वो बाहर देशों से आ रहा है हुँ, और हम उनको जितना फंड करेंगे, वो उतने ही पैसों से ताकतवर होते जाएँगे और वो युद्ध के लिए उतना अपने आप को तैयार कर लेंगे। हमारे भारतवर्ष में किस चीज़ की कमी है? अगर किसी का विवाह है, अगर किसी की मजबूरी है कि उसको गोल्ड, हम तो हर छोटी-छोटी चीज़ों में गोल्ड खरीदने चले जाते हैं। हुँ, एनिवर्सरी है, भैया गोल्ड दिला दो, जी। बर्थडे है, गोल्ड दिला दो। हुँ, तो वो ये कह रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हैं, तब तक हमारे देश का पैसा हमें देश में सँभाल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाली स्थिति में अगर हमारी भी वही स्थिति होती है, तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम अभी बचे हुए हैं। हुँ, अगर यही सेम स्थिति हमारी आ जाती है, तो कम से कम हमारे अपने खुद के देश के पास इतना बैंक बैलेंस या इतनी हमारे पास में इकोनॉमी रहे कि हम भी युद्ध करने के लिए तैयार रहें, सक्षम रहें। तो हुँ। इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? नहीं, नहीं, मेरे को वही इसका प्रेडिक्शन चाहिए था कि क्या लग रहा है ये किस तरफ से जाए किधर जाएगा ये? नहीं, वो तो एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हो और मैं तो खुद बहुत समय से, आज से नहीं, 2024 जब लोगों ने ये कहा था कि देखिए 2024 शनि का साल है, शनि का साल है, शनि ये करेगा, शनि वो करेगा, मैंने तब भी यही बोला था। 2024 नहीं, 2027 करेगा, आने तो दीजिए। अच्छा, क्या है 2027 में? 2027 बहुत बड़ा विनाश, महायुद्ध, अच्छा, बीमारियां, प्रलय तुल्य, प्रलय नहीं, प्रलय तुल्य नजारा। हुँ, 2027 को जोड़े तो 1-1 आता है, मतलब जोड़े तो 2 आता है। 2 चंद्रमा को दर्शाता है, तो लोगों को इमोशनली भी बहुत दिक्कत होने वाला है। आप मुझे ऐसा 1 से 9 तक के लिए बता सकते हैं कि किनको किस तरीके से रहना चाहिए? तब पहले 26 के जो 6 महीने बचे हैं इनके और फिर 27 का। देखिए 26 में तो अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2 जून से ही होने जा रहा है, अगर हमारा पॉडकास्ट तब तक डल जाता है तो। 2 जून से गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और 2 जून के बाद में जैसे ही वो अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं, तो अगर हम उसके हिसाब से आने वाले 6 महीने देखें, तो 1 नंबर वालों को नए रास्ते मिलते हैं, उनके लिए नई वृद्धि की, तरक्की के नए अवसर प्राप्त होते हैं, शारीरिक कष्ट इन्हें रह सकते हैं और मानसिक रूप से ये अपनी बहुत सारी उलझनों में उलझे रहेंगे। क्योंकि इनके लिए कहीं न कहीं काम बहुत बढ़ जाएगा और वो स्ट्रेस जो है इनको कहीं न कहीं दिक्कत कर सकती है। हुँ, अगर हम नंबर 2 की बात करें तो ये समय है इनकी बहुत सारी लंबी समय से कर रहे प्रयासों को सही तरीके से अचीवमेंट मिलने का। तो हुँ, इनके लिए बैठे-बैठे नए अवसर आने वाले हैं, इनके घर के अंदर बहुत अच्छे माहौल क्रिएट होने वाले हैं, मांगलिक कार्य इनके पूर्ण होने वाले हैं। इनके जीवन के अंदर बहुत अलग-अलग तरह की वृद्धि इनको प्राप्त होने वाली है। तो इनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इनके कोई नए रिलेशंस या इनके रिलेशन में कोई नए तरह के इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, जो लास्ट अब रह गया है, और जाता हुआ साल इनको नई अपॉर्च्युनिटीज़ देकर जाएगा। लेकिन इनके डिसीज़न्स जो होंगे वो सही नहीं होंगे, तो इनको किसी की राय लेकर डिसीज़न्स करने चाहिए या किसी के कहने पर कार्य करना चाहिए, तो इनके लिए और ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा। रिलेशन में इनको थोड़ा-सा दिक्कत रहने वाली है, इमोशनली ये थोड़े से वीक रहेंगे। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये समय इनके लिए थोड़ा संभल कर चलने वाला, लो इन्वेस्टमेंट वाला, बहुत आगे बढ़-बढ़ कर ज़्यादा काम या आधा ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना इनको इस समय नहीं चाहिए। जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए।
बहुत ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। परिवार के रूप से इनको थोड़ा-सा चिकित्सा या फिर मेडिसिन्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेडिकल टर्म्स में इनको दिक्कत आ सकती है और खुद के माइंड को इनको थोड़ा-सा शांत करना है, ये जो समय आ रहा है इसमें। अगर नंबर 5 की बात करें तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, स्थिरता आएगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, कहीं न कहीं इनको प्रमोशन या नई जॉब के अवसर आ जाएँगे, कोई एग्ज़ाम अगर इन्होंने दिया है तो इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएँगे, लेकिन रिलेशन में कहीं न कहीं इन्हें धोखा मिल सकता है। नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो इनकी लाइफ़ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है और इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा होगा, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत अच्छा इनकी लाइफ़ में घट जाएगा। ये चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन अब प्रकृति इनसे चेंज माँग रही है, तो दे हैव टू चेंज। चाहे उनकी नेचर में हो, चाहे काम में हो, चाहे काम करने के तरीके में हो। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 वालों के लिए आने वाला ये जो 6 महीने का समय है, ये बहुत अच्छा रहेगा और इनको थोड़ा-सा जो परेशानी फाइनेंशियली है, थोड़ा इनको पारिवारिक रहने वाली और लोगों के साथ इनकी थोड़ी बनेगी नहीं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली इनको देखें तो इनके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। नंबर 8 को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, उतार-चढ़ाव बहुत रहेंगे, बनती हुई चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं अपनी बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगेगा ये बहुत स्टक हो चुके हैं और अपनी मानसिक उलझनों की वजह से ये थोड़ा-सा ये 6 महीने परेशान रह सकते हैं। लेकिन फैमिली का सपोर्ट, अपनों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट हुँ। बहुत मिलेगा। नंबर 9 की अगर हम बात करें, नंबर 9 के लिए जाता हुआ ये साल नए तरीके से नई चीज़ों को करने का मौका देगा, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देगा, पुराने बिगड़े रिश्तों को वापस से सही करने का फिर से एक मौका देगा। हुँ। लेकिन इनका गुस्सा, इनका ईगो और इनकी कहीं न कहीं नेचर की वजह से इनकी बहुत सारी चीज़ें इनके लिए तकलीफ़देह हो जाएँगी। नंबर 9 वालों को लैंड में या फिर किसी भी फाइनेंशियल डिसीज़न्स को लेने से पहले अपने परिवार, अपने पिता और अपने बड़ों की राय ज़रूर लेनी है। हुँ, ओके। चलिए जाते-जाते मैं बस आपसे 2027 में इन 9 ग्रहों 9 न्यूमरोलॉजिस्ट जो मूलांक हैं, इनके क्या होंगे? 1 वर्ड में अगर आपको देना हो, अगर 1 नंबर के लिए 1 वर्ड में अगर आपको बताना होगा तो क्या होगा वो? नंबर 1 के लिए मैं बोलूँगी तो ये कहूँगी कि हेल्थ को लेके इनको ध्यान रखना है। नंबर 2 के लिए? रिलेशन और फैमिली को लेकर ध्यान रखना है। 3, फाइनेंशियली थोड़ा-सा दिक्कत आएगी। 4, जॉब या फिर बिज़नेस को लेकर ये बहुत परेशान रहेंगे। 5, 5 वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ये कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो ये बहुत सोच समझ के एडवाइस लेकर करें। ओके। मूलांक 6, 6 वालों के लिए अच्छा रहेगा 2027, लेकिन कहीं न कहीं बाहरी जो चीज़ें हो रही हैं उसका असर इनकी पर्सनल चीज़ों पे भी पड़ेगा। मूलांक 8, 7 7 सॉरी मूलांक 7, मूलांक 7 वालों के लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, नया रास्ता भी मिलेगा, लेकिन साथ में इनको अपने परिवार के लोगों से कहीं न कहीं मनमुटाव होता हुआ दिखाई देगा। 8, 8 वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इन्हें बहुत प्रोग्रेसिव रास्ते मिलेंगे, इनके लिए नए रास्ते खुल जाएँगे और बहुत सालों से इनकी अटकी चीज़ें वापस से बनने का समय है। अच्छा और आखिरी मूलांक 9, 9 के लिए भी 2027 बहुत अच्छा है और इनको प्रोग्रेसिव चीज़ें बहुत मिलने वाली हैं। मदर से इनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा और कहीं न कहीं अगर ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वो इनके लिए भाग्यशाली रहेगा। अच्छा, छोटी यात्राएँ भी इनके लिए अच्छी रहेंगी। ओके। और ओवरऑल हमारे देश का फ्यूचर कैसा रहेगा 2027? 2027 बहुत उथल-पुथल लेकर आने वाला है। राजनीति के पर्पज़ से भी अगर हम देखें, हुँ, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बदलाव होंगे। नेता, बड़े नेता और बहुत सारे अभिनेताओं को लेकर कुछ ना कुछ खबरें हमारे सामने आती रहेंगी। आंतरिक रूप में इतने सारे परिवर्तन होंगे, अंदर की राजनीति इतनी चलेगी और गृह युद्ध कहीं न कहीं हमारे लिए दिक्कत का कारण बनेंगे और वो दिख तो अभी जाएँगे 2026 में। 2026 में ऐसा क्या दिख जाएगा? आप 2-3 बार आपने बोला ये। आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? किसी भी चीज़ के होने से पहले ना प्रकृति हमें उस चीज़ का एक झलक देती है। जी। तो बेटा अभी अगला 6 महीना ट्रेलर है आने वाले 5 सालों का। ये ट्रेलर आप इसको 500 इंटू कर लेना, ये होने वाला है अगले 5 सालों में। किस सेक्टर को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इसमें? आम मनुष्य को, उसी को अच्छा, होती है हमेशा दिक्कत जी। और किसको होती है? हुँ।
हाँ, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, यही मरता है। जनता को ही तकलीफ होती है और किसी को नहीं होती, और वही होने वाला है। जी। आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली मुझे आज तो, राजस्थान से लेके तंत्र विद्या, वशीकरण, आत्मा से लेके फ्यूचर क्या होने वाला है हमारे देश का और हर मूलांक का। मुझे लगता है ये बहुत सही जगह है जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट को एंड करना चाहिए। मुझे भी काफ़ी रहस्यमयी चीज़ें पता चली, स्पेशली मुझे लगता है मुझे आपके साथ बैठ के अलग से एक राजस्थान पे पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए। उस पे तो इतनी सारी बैठ के चीज़ें नहीं करेंगे, घूम-घूम के करेंगे। बिल्कुल, चलिए अब हम उसको रिकॉर्ड कर क्योंकि सकते हैं? जब तक हाँ, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उस जगह की एनर्जी, उस जगह की वाइब्रेशन को आप अपने साथ फ़ील नहीं करेंगे ना, हुँ, तब तक आप उस बारे में समझ नहीं पाएँगे कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। कुछ चीज़ों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, हुँ, वहाँ भाव समझ में आते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर को आप ईश्वर कहते हैं हुँ, और आपको ऐसा लगता है वो सर्वस्व है, क्योंकि वो ईश्वर है। लेकिन जब आप उनके साथ जुड़ने लगते हैं तो आपको ये महसूस होता है, वही है बस, और कुछ है ही नहीं। बस इसी हुँ, तरीके से जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम जगहों से जुड़ते हैं, हम महलों से, खंडरों से, हर एक दीवार अपनी एक कहानी कहती है। जी, तो वो कहानी हमें ज़रूर सामने रखनी चाहिए, जी, और वो हम अगर इस तरह कमरे में बैठकर बातें करेंगे, तो वो समझ नहीं पाएँगे। जी, बिल्कुल। तो हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे जहाँ पे हम इससे ऐसा ऐसा टूर हम इसको फीचर करें और हम कहीं न कहीं जाकर उसको एक्सप्लोर करें। चलिए, पधारिए राजस्थान, हम आपका बिल्कुल, स्वागत करेंगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच तिस्ला जी हमारे रहस्यमय पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगे हमारा पॉडकास्ट। काफ़ी काफ़ी हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने एक साथ कवर की एक पॉडकास्ट में। सो आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।